प्रिय दोस्तों, आप सभी को उद्यान आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से ज्योग्राफी का एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये सीरीज यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। यह आपकी प्रिपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय देने वाली है। इसमें भूगोल के कंटेंट को एक क्रमबद्ध एवं तार्किक तरीके से डेरिवेटिव मेथड से हम प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के भौतिक भूगोल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान है। सेकेंड पार्ट मौसम एवं जलवायु विज्ञान है और थर्ड पार्ट समुद्र विज्ञान है। तो आज का लेक्चर जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी को सबसे पहले मैं इस वर्ड्स को आपको ड्राइव करके बता रहा हूँ। जियो का मतलब पृथ्वी की सतह होती है एंड मॉर्फो का मतलब स्थलीय विशेषताएं प्लस भूभौतिक घटनाएं होती है और लॉजिक का मतलब आपके पास क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन के मेथड को दर्शाता है। आप इस वर्ड्स को अगर कंप्लीटली इस वर्ड्स का मीनिंग पता करते हैं तो ये पृथ्वी की सतह एवं उसके स्थलीय विशेषताओं प्लस भूभौतिक घटनाओं के क्रमबद्ध एवं तार्किक अध्ययन से रिलेटेड है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं, मैं इसको एक लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। प्रथम इसके जो मेन टॉपिक रहने वाले हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, जिसे मैं डिटेल से आपके साथ बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बेसिक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, तो हम इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसके बेसिक में भू संचलन है एंड थर्ड पॉइंट चट्टान है, जो इस चैप्टर्स में वन बाय वन डिटेल से डिस्कस किए जाएंगे। इस टॉपिक्स एंड इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इसकी एप्लीकेशन की बात आती है, तो हम इसके एप्लीकेशंस भूकंप थ्योरी में यूज करने वाले हैं, हम ज्वालामुखी चैप्टर में यूज करने वाले हैं, हम पर्वत रचना में यूज करने वाले हैं और हम साथ ही सुनामी में यूज करने वाले हैं। तो ये 4 पॉइंट इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड है जो हम इसे यूज करेंगे। तो इस चैप्टर का आप सार समझ गए होंगे। हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को स्टडी करेंगे, हमें बेसिक्स में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भू संचलन एवं चट्टान का डिस्कशन करेंगे और एप्लीकेशन के पॉइंट से हम लोग भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत रचना और सुनामी का डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे का पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने महाद्वीपीय स्थल एवं महासागरीय बेस में निम्नलिखित संरचनाएं जो स्थलाकृति है उसके बारे में यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा मैंने आपको दिखाया हूँ। इस इमेज को आप बारीकी से देखिए और वन बाय वन मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट्स, अगर आप लेफ्ट साइड से इस इमेज को देखोगे तो पहला पॉइंट आपको पर्वत दिख रहा होगा। तो पर्वत के केस में मैं डिटेल से आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो पर्वत का आप देख सकते हैं कि इसके आधार चौड़ा है, किसके कंपेयर में, तो आप इसके नेक्स्ट डायग्राम देखोगे पठार है, तो पठार के आधार के रिस्पेक्ट में पर्वत का आधार चौड़ा होता है। तो सबसे पहली पॉइंट हम बोल सकते हैं कि पर्वत का आधार चौड़ा होता है। और आप इसके ढाल को ऑब्जर्व करो, आप जैसे ही ढाल को ऑब्जर्व करोगे तो ढाल आपको तीव्र दिखेगा। तो ढाल की तीव्रता अधिक होती है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे तीव्र ढाल है। आप पर्वत के शिखर को आप ऑब्जर्व करोगे तो शिखर कैसा दिख रहा है आपको, नुकीला दिखेगा, नुकीला दिखेगा। और पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इन सारी संरचनाओं में सबसे अधिक होगी, तो ऊंचाई सबसे अधिक होने वाली है। तो आप इन सब को ड्राइव करके पर्वत के बारे में बताना चाहते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि पर्वत अष्टखंडीय भाग का वो भाग है जिसका आधार चौड़ा होगा, ढाल तीव्र होगा, शिखर नुकीला होगा एवं ऊंचाई विभिन्न स्थलाकृतियों से अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पठार की तरफ। तो पठार की संरचनाओं को आप देख के समझ गए होंगे कि इसका शीर्ष सपाट है। आप एग्री करेंगे इस डायग्राम को देख के, यस इसका शीर्ष सपाट होता है। चलिए इसके स्लोप के बारे में देखिए, इसके ढाल के बारे में भी। तो ढाल आप देख सकते हैं इसका ढाल मंद है। तो ढाल मंद किसके रिस्पेक्ट में है, कम किसके रिस्पेक्ट में है, तो पर्वत के रिस्पेक्ट में है। और इसके आधार के बारे में चर्चा करते हैं तो आधार आप समझ सकते हैं कि पर्वत के रिस्पेक्ट में आधार इसका कम है।
तो अब पर्वत को हम कैसे डेरिवेटिव स्टडी करेंगे, तो हम बता चुके हैं। पठार का कैसे करेंगे, तो पठार का आधार पर्वत के रिस्पेक्ट में कम होता है, इसका स्लोप पर्वत के रिस्पेक्ट में कम होता है, और इसका शीर्ष सपाट होता है। तो आप इसको ड्राइव कर सकते हैं इस पॉइंट के हेल्प से। नेक्स्ट बच्चे हम लोग मूव करते हैं। सो मैदान, मैदान के बारे में देखिए। बेसिकली मैदान क्या होता है, मैदान एक समतल एवं उबड़ खाबड़ कम ऊंचाई वाले भाग होते हैं। तो समतल भी हो सकते हैं, साथ में उबड़ खाबड़ भी हो सकते हैं, और साथ में इसकी ऊंचाई क्या होते हैं बच्चे, कम ऊंचाई वाले होते हैं। तो हम इस तरह से मैदान को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तटीय मैदान। तो तटीय मैदान के बारे में हम इसको किस तरह से तार्किक तरीके से बता सकते हैं, तो मैदान का वो भाग जो समुद्र के किनारे हो, तो तटीय मैदान के बोल सकते हैं मैदान का वो भाग जो समुद्र के किनारे हो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो समुद्र के किनारे हो। नेक्स्ट देखिए हमारे पास महाद्वीपीय मगन तट है। तो इसको मैं समझाने के लिए आपके पास नीचे देखिए एक लिस्ट दिया हूँ, और इसमें मैं बहुत ही बेसिक तरीके से इसके आपके सामने रखने वाला हूँ। सो महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है, बेसिकली ये तटीय मैदान का वह भाग जो समुद्र के अंदर विलीन होते हैं। तो पहला पॉइंट, ये तटीय मैदान का भाग जो समुद्र के अंदर विलीन हो। गॉट इट। नेक्स्ट, इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, तो ये 60 किलोमीटर टू 1500 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई हो सकती है। और महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई किस पे डिपेंड करता है, तो इसके किनारे पे जो पर्वत होते हैं, इसके किनारे की जो स्थल रूपी संरचना है उसके ऊंचाइयों पे डिपेंड करते हैं। अगर पर्वत जो उसके किनारे पे हैं उसकी ऊंचाई अधिक हो, तो महाद्वीपीय मगन तट का जो चौड़ाई होंगे वो कम होंगे। इट मीन्स आप इस डायग्राम से देख सकते हैं इसकी चौड़ाई कम होंगे। अगर मैदान जो आपके पास तटीय मैदान है उसके पास पर्वत की ऊंचाई कम हो या वो समतल हो, तो इसकी चौड़ाई अधिक हो जाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऊंचाई कम है तो इसकी चौड़ाई क्या हो गई, अधिक हो गई। तो ये अधिक चौड़ा दिख रहा होगा। और मोस्टली इसके स्लोप जो होते हैं, जो ढाल होते हैं महाद्वीपीय मगन तट का, वो 1 डिग्री टू 3 डिग्री के बीच में होता है। तो आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार ड्राइव करके बता देता हूँ। महाद्वीपीय मगन तट का तटीय मैदान का वो भाग है जो समुद्र में विलीन होते हैं। इसकी चौड़ाई 60 टू 1500 किलोमीटर हो सकती है, और साथ में इसकी चौड़ाई का डिफरेंस इसके नज़दीक किनारे पे जो स्थलाकृति पाई जाती है उसकी वजह से होती है। अगर पर्वतों की ऊंचाई अधिक है तो उसकी चौड़ाई कम होंगे, और पर्वतों की ऊंचाई कम है, अगर तटीय मैदान आपका समतल है तो उसकी चौड़ाई अधिक होते हैं। तो आप इसके ढाल को बोल सकते हैं 1 डिग्री टू 3 डिग्री के बीच में होते हैं। मतलब ये मंद ढाल है, तीव्र ढाल नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। आप ये समझ गए कि ये समुद्र का भाग था जो आपके समुद्र में विलीन है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, महाद्वीपीय ढाल। तो इस महाद्वीपीय ढाल को मैं कट करके आपको इस डायग्राम से दिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया बच्चे महाद्वीपीय ढाल, और ये पार्ट हमारे पास था महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीपीय ढाल की गहराई 200 से 300 होती है। ढाल तीव्र होते हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो महाद्वीपीय मगन तट के रिस्पेक्ट में होते हैं, और इसमें अपर्दन की क्रिया निरंतर चलती रहती है आपके पास महाद्वीपीय करंट के द्वारा। और ये अपर्दन क्रिया ही इसमें क्या फॉर्मेशन करता है, कैनियन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैनियन का फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है कि किस पार्ट में होता है, तो महाद्वीपीय ढाल में होता है। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महाद्वीपीय उभार। तो महाद्वीपीय उभार को मैं दिखाने के लिए आपके सामने देखिए इंडिकेट करो मैं डायग्राम में। तो ये वाली पार्ट जो आपका है ये महाद्वीपीय उभार है। और महाद्वीपीय उभार का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो महाद्वीपीय करंट थे वो महाद्वीपीय ढाल को अपर्दन कर रहे थे, और अपर्दन के अवसाद के निक्षेपण से हमारे पास महाद्वीपीय उभार होता है। और इसकी ढाल
किसके रिस्पेक्ट में मंद होगी? तो महाद्वीपीय ढाल के रिस्पेक्ट में मंद होगी। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझिए और अपने डायग्राम पे कंसंट्रेट करिए। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है गहरे सागरीय मैदान। तो मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ये वाली पार्ट जो होते हैं ये आपके पास गहरे सागरीय मैदान है। और ये क्या होते हैं बच्चे? सपाट, समतल या थोड़े छोटे हाइट के उबड़ खाबड़ हो सकते हैं। और इसके आप ढाल को देखेंगे तो अत्यधिक मंद होते हैं, ऑलमोस्ट ढाल इसके नेग्लिजिबल होते हैं। और ये कितने गहराई पे पाए जाते हैं? तो 3 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर के वेरिएशन की गहराई पे जनरली आपके महाद्वीप गहरे सागरीय मैदान मिलते हैं। और ये समुद्री भाग के टोटल 76% भाग में पाए जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गहरे सागरीय मैदान महाद्वीपीय महासागरीय बेसिन के 76% भाग में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास महासागरीय कटक है। तो मैं महासागरीय कटक को एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझिए। तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि गहरे सागरीय मैदान के बाद आपको एक छोटे उबड़ खाबड़ संरचना दिख रही होगी। और ये इस तरह से एक सीरीज में होते हैं, इस तरह से सीरीज में ये होते हैं। और ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से जनरेट होते हैं। तो इस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो इस तरह के सीरीज बनते हैं, इस पूरे कंप्लीट सीरीज को हम लोग महासागरीय कटक कहते हैं। और इसके बीच में जो आपको एक संकरा और तीव्र स्लोप के जो घाटी दिख रहे हैं, इस घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो महासागरीय कटक किससे फॉर्मेशन होता है? एक ज्वालामुखी प्रक्रिया से फॉर्म होता है और इसकी ढाल तीव्र होती है। और इस समूह को हम लोग महासागरीय कटक बोलते हैं। सो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट एंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरे पास वो गर्त है। तो गर्त को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ट्रेंच। और आप ऑलरेडी जहाँ फेमस एक ट्रेंच का नाम जानते होंगे, मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशियन में है। तो ट्रेंच क्या होता है बच्चे? आप देख सकते हैं ये समुद्र का सबसे गहरा भाग होता है, इसकी गहराई सबसे अधिक होगी। और आप देख सकते हैं कि ये समुद्र की ओर से इसकी ढाल कैसा है? मंद है। बट ये स्थल की ओर से इसका ढाल कैसा है? तीव्र है। तो हम बोल सकते हैं कि गर्त एक सकरा अधिक गहराई वाले भाग है, जिसका जो ढाल है वो समुद्र की ओर से मंद होता है और स्थल की ओर से तीव्र होता है। तो आप यहाँ से इसको डेरिवेटिव तरीके से बता सकते हैं। आई होप इसके फंडामेंटल्स आपका क्लियर हुए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, समुद्र के सरफेस पे विभिन्न ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के दौरान नए नए स्ट्रक्चर और स्थलाकृति का फॉर्मेशन होते हैं। कुछ पहाड़ के फॉर्म में बन जाते हैं, कुछ वो अंदर में पठार के फॉर्म में बन जाते हैं, कुछ समुद्र तल से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो उस स्थलाकृति को हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं। सो आप देख रहे होंगे कि ये समुद्र के अंदर एक पठार रूपी संरचना दिख रही होगी। इसको क्या बोलते हैं? ग्वाइट बोलते हैं बच्चे। नेक्स्ट देख रहे होंगे कि बच्चे ये आपको एक पहाड़ रूपी संरचना दिख रही होगी, जिसका आपका शीर्ष कैसा है? नुकीला है। तो आप सी माउंट का शीर्ष क्या होता है? नुकीला। और इसकी ढाल आप समझ सकते हैं, ढाल भी आपका कैसा दिख रहा होगा? इसका तीव्र दिख रहा होगा। तो सी माउंट को एक्सप्लेन करेंगे कि वह स्थलाकृति जो समुद्र के अंदर होती है, जिसका आपका शिखर नुकीला होता है और उसकी ढाल तीव्र होती है, उसको सी माउंट बोलते हैं। और ग्वाइट को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं कि वह स्थलाकृति जो समुद्र के अंदर डूबा हो, जिसका सरफेस, जिसका टॉप सपाट हो और ढाल कैसी होनी चाहिए? मंद होनी चाहिए, उसको ग्वाइट बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ज्वालामुखी द्वीप। तो ज्वालामुखी द्वीप इसको बोलते हैं वह स्थलाकृति जो समुद्र के बाहर निकल जाती है और ये भी ज्वालामुखी प्रक्रिया से होती है, उसको ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। आई होप इस पॉइंट को आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक डिस्कस करते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से अब क्वेश्चंस बनते हैं और यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट है कि सेल्फ ब्रेक किसको बोलते हैं, और ये यूपीएससी मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सेल्फ ब्रेक आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ। ये आपके पास होते हैं बच्चे तटीय मैदान। और आपको पता है कि तटीय मैदान के नेक्स्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको बच्चे इसको बोलते हैं हम लोग महाद्वीपीय मगन तट। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास? महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय ढाल। और नेक्स्ट आपके पास ये क्या होता है बच्चे? महाद्वीपीय उभार। तो इस पॉइंट को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपके पास मैंने कुछ पॉइंट मार्क किया हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो बी पॉइंट होता है, इस पॉइंट को ही हम लोग
सेल्फ ब्रेक बोलते हैं। तो सेल्फ ब्रेक क्या कर रहा है, महाद्वीपीय मगन तट को महाद्वीपीय ढाल से अलग कर रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल्फ ब्रेक पॉइंट क्या करता है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट महाद्वीपीय ढाल को महाद्वीपीय मगन तट से, तट को किससे करता है, महाद्वीपीय ढाल से। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हिप्सोमेट्रिक कर्व। हिप्सोमेट्रिक कर्व, इस कर्व को उच्चता मितीय वक्र भी बोलते हैं। और ये जो कर्व है वो क्या इंडिकेट करके देगा, तो मैंने आपको जस्ट एक लाइन लिख के ऊपर रखा हूँ, आप इसको समझिए। हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा हम स्थलीय स्वरूप की ऊंचाई को पता कर सकते हैं समुद्र तल से, महासागरों की गहराई की पता कर सकते हैं समुद्र तल से, और कितने परसेंट में स्थल स्वरूप है, कितने परसेंट में महासागरों की बेसिन्स है, इन सब का स्टडी कर सकते हैं पृथ्वी के रिस्पेक्ट में। और इन सारे स्थल स्वरूपों की तीव्रता ढाल की क्या है, हम उसका भी आइडिया लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हिप्सोमेट्रिक कर्व से हम एक पॉइंट स्थलीय स्वरूप की ऊंचाई पता करेंगे, सेकंड बोल सकते हैं उसकी गहराई, महासागरों की गहराई पता कर सकते हैं, थर्ड बोल सकते हैं कि जो स्थलीय स्वरूप है उस कितने परसेंट पृथ्वी के क्षेत्रफल को उसका आइडिया लगा सकते हैं, और फोर्थ बोल सकते हैं ढाल की तीव्रता क्या होगी, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये आप 4 पॉइंट को याद रखिए जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैंने क्वेश्चंस को भी लिस्टिंग करके रखा हूँ, उसको सॉल्व करने वाले इस फंडामेंटल की हेल्प से, तो आपको पता लगेगा। सो इस ग्राफ को आप बारीकी से समझिए, मैंने इसको ड्रॉ किया हूँ। तो ये देखिए आपके पास समुद्र तल की सतह है, और यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ आप ऊपर की तरफ देखोगे पॉजिटिव वाई की तरफ तो ऊंचाई इंडिकेट किया गया, और निगेटिव वाई की तरफ आप देखिए तो आपको क्या इंडिकेट किया गया, गहराई को इंडिकेट किया गया। अब और आप जानते हैं कि सबसे गहरा गर्त क्या, मरियाना ट्रेंच है, जो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर के आसपास है, तो मैंने उसी को यहाँ पे इंडिकेट किया हूँ। और ये 8848 किसकी ऊंचाई है, तो आपको पता माउंट एवरेस्ट का है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें एक पार्ट है हिप्सोमेट्री, दूसरा पार्ट है बैथोमेट्री। तो हिप्सोमेट्री बेसिकली क्या हमें ऑब्जर्व करके देता है, ये देता है सागर तल से के ऊपर धरातलीय ऊंचाई का मापन करके देगा। अगर आप किसी पर्वत की ऊंचाई को मेजर करना है तो किस टेक्निक से मेजर करोगे आप, हिप्सोमेट्री से। किसी पर्वत का, किसी पठार का, किसी पहाड़ का, तो किसी स्थलीय स्थलाकृति का आपको ऊंचाई की मेजर करना है तो वो कॉन्सेप्ट हमारे पास हिप्सोमेट्री है। साथ में आप देख सकते हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इसको ब्रेक किया हूँ। तो ये क्या बता रहा है एक्चुअल में, ये आपके पास इंडिकेट करके दे रहा है कि पृथ्वी के सतह के कितने परसेंट भाग में ये सब फैले हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते होंगे आप, बैथोमेट्री। तो बैथोमेट्री क्या करता है, ये महासागरीय बेसिन के विभिन्न गहराई मंडलों को मापन करके देता है। अगर आपको कटक की गहराई मेजर करना है, आपको गर्त की गहराई मेजर करना है, महाद्वीपीय ढाल की गहराई मेजर करना है, आपको गहरे नितलीय सागर की मैदान की गहराई को मेजर करना है, तो ये बैथोमेट्री के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो बैथोमेट्री किस टेक्निक पे काम करता है, सो साउंडिंग टेक्निक पे काम करता है। और आजकल का जो एडवांस वर्जन आ गया वो इको साउंडर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैथोमेट्री एक साउंडिंग टेक्निक पे करता है और एडवांस वर्जन क्या इको साउंडर है। आप ये दो पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि बैथोमेट्री वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन साउंडिंग प्रिंसिपल, साउंडिंग टेक्निक। गॉट इट एवरी, आप सबको समझ में आ गया होगा। सो बेसिक ये हिप्सोमेट्रिक ग्राफ आपको समझ में आ गया। एक बार मैं बस इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ, देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा क्वेश्चन सेशन है। सो पर्वतीय ढाल कितने परसेंट में फैले हुए हैं, पठार कितने परसेंट की पृथ्वी के सरफेस में, मैदान कितने सरफेस पे है, आपके पास ढाल, आपके पास महासागरीय गर्त, ये सारे परसेंटेज आपको एक्स एक्सिस पे इंडिकेट करेगा। उसके हिसाब से इस ग्राफ को एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सपेंड किया गया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और इस क्वेश्चंस को आप पॉज करके पहले खुद से ट्राई करिए उस बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। चलिए इस क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। तो महाद्वीपीय किनारे से लेकर सागर के नितल का सही क्रम क्या होता है, तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया हूँ। सबसे पहले तटीय मैदान, तटीय मैदान के बाद महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद क्या होता है बच्चे, महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद महाद्वीपीय उभार, उसके बाद क्या था बच्चे, गहरे सागरीय नितल,
उसके बाद आपके पास कटक आया था, देन फिर गर्त आया था। तो आप इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर करिए। तो ये मेरे पास महाद्वीपीय मगन तट, ये फर्स्ट होगा मगन तट। उसके बाद क्या होगा, महाद्वीपीय ढाल, तो ये महाद्वीपीय ढाल हो गया। ये पॉइंट क्या, महाद्वीपीय उभार। फिर ये क्या है बच्चे, सागरीय मैदान। और ये क्या है, कटक। नेक्स्ट क्या है, गर्त। तो आप इसके आंसर को मान के सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट होना, तो ए में दिख रहा है और सी में दिख रहा है, तो इन दोनों में से एक होता है। नेक्स्ट चेक करते हैं। उसके बाद महाद्वीपीय ढाल, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर बोले महासागरीय गर्त, नो, गर्त तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो एक कट हो गया। गहरे सागरीय मैदान, यस सही है, उसके बाद गर्त, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। आई होप इसका आंसर्स आप आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चंस हिप्सोमेट्रिक कर्व पे है, और इस क्वेश्चंस को पॉज करके बारीकी से एक एक ऑप्शन को स्टडी करिए और उस ग्राफ की हेल्प से इसे सॉल्व करने का कोशिश करिए। तो आपसे पूछा गया कि असत्य कौन सा है, कौन सा गलत, उसके बारे में पूछा गया। तो देखिए, हिप्सोमेट्रिक कर्व की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्थल की ऊंचाई यस करते हैं, महासागर गहराई यस, ये भी करते हैं, यस इसको प्रदर्शित करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हिप्सोमेट्रिक धरातलीय ऊंचाई से लेकर महासागरीय बेसिन की गहराई को मापन से संबंधित है। हिप्सोमेट्री, यस ये भी सही है। बैथोमेट्री सागरीय तल से नीचे सागरीय बेसिन की गहराई को मापता है, यस ये भी सही है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन बचे, ऑप्शन इसके पास यहाँ पे डी होगा। जो हमें असत्य पूछा गया था, तो असत्य के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। आपसे पूछा कि जहाँ तट से लगे उच्च पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ का मगनदंड संकरी होता है, यस करेक्ट है। आपको मैंने बताया था कि अगर पर्वत की ऊंचाई अधिक होगा तो मगन तट की चौड़ाई कम होगा। इन चीजों को आप माइंड में रखिए। ऊंचाई अधिक तो आपके चौड़ाई कम होने वाले हैं, तो पहला तो सही है। नदी के मुहाने की ऊंचाई क्या होते हैं बच्चे, ये तो समतल ऊबड़ खाबड़ जैसा हो गया, तो आप क्या बोल सकते हैं कि इसकी चौड़ाई मगन तट का अधिक होगा। तो आपका ऑप्शंस क्या हो गया, बी भी करेक्ट है, 1 2 करेक्ट है। सी देखते हैं। सेल्फ ब्रेक वह बिंदु है जो महाद्वीपीय ढाल को महासागरीय नितल से अलग करता है। तो हमने बताया था सेल्फ ब्रेक किसको करता है, महाद्वीपीय मगन तट को महाद्वीपीय ढाल से अलग करता है। तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन 3 तो गलत हो गया, तो मेरे पास ए करेक्ट हो गया, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट, और ये आखिरी क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिर से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो आपसे बोला है कि रिज आर लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ ओशनिक बेसन। तो इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए कि अटलांटिक ओशियन में तो रिजेज बीच में है, बट हिंद महासागर वगैरह में देखिएगा तो वो एग्जैक्टली बीच में नहीं है, तो मिडिल में नहीं बोल सकते, तो इसलिए ये तो मेरा गलत लग रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। द लेटरल स्लोप ऑफ ओशियन रिजेज आर शार्प, ये सही है। लेटरल स्लोप क्या होता है, ओशियनिक रिजेज का शार्प होता है। द लेटरल स्लोप ऑफ ओशियनिक प्लग्स इज ए स्लो, ये भी सही है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। डी है, ए लॉन्ग नैरो वैली फॉर्म एट द टॉप ऑफ ओशियन रिज इज कॉल्ड रिफ्ट वैली। तो आपको बताया था कि जो कटक बनते हैं, कटक के टॉप पे जो इस तरह का वैली रूपी संरचना, इस तरह का जो संरचना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये भी सही है, ये भी हमने आपको ऊपर डिस्कस करके बताया हूँ। और ये पूरे जो स्वरूप होते हैं इस सीरीज को क्या बोलते हैं, कंप्लीट सीरीज को महासागरीय कटक बोलते हैं। तो आपके पास बी भी सही है, सी भी, डी भी सही है, तो आपके पास गलत कौन सा है, तो ऑप्शन ए गलत है। कैसे गलत हो गया, तो अटलांटिक ओशियन में आपके पास मिडिल में रिजेज बनते हैं, बट हिंद महासागर वगैरह में उसमें एग्जैक्टली मिड में नहीं बनते, इसलिए हम हर एक ओशियन के लिए नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसके हिसाब से सही है, क्योंकि ये गलत पूछा था कि कौन सा होगा। आई होप ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसको अच्छे से समझिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूँ। ओके, बाय, टेक केयर।